Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 30th of November 2023. First news है over 81 करोड़ people will get free grains for 5 more years. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि कोविड के टाइम लॉन्च की गई थी, जिसमें जो NFSA बेनिफिशियरीज है उनको एक्स्ट्रा 5 किलोग्राम ग्रेन्स मिलने वाले थे, तो इस स्कीम को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है. In poll season, Union Cabinet has cleared the extension of the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि फ्री फूड ग्रेन देगा to 81 करोड़ people under the NFSA for 5 years starting January. US accuses Indian official of plotting to kill पन्नू. तो ये हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जिसका नाम गुरु पतवंत सिंह पन्नू है जो कि USA एंड कनाडा का सिटीजन है. तो इसको शायद कोई इंडियन ऑफिशियल मारने की कोशिश कर रहा था, उसने यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की थी इसको मारने की, लेकिन यूएस ने इस अटेम्प्ट को थ्वार्ट कर दिया एंड इसके बारे में इंडिया को बताया. फिर यहाँ पर 5 आइज नेटवर्क की बात की गई. तो अगर आपको पता है कि 5 आइज नेटवर्क में कौन कौन से मेंबर्स हैं, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नहीं पता है तो एक बार देख लेना. गवर्नमेंट फॉर्म्स प्रो पैनल, USNSA एंड CIA के जो चीफ फ्लू टू इंडिया, ये सब कुछ बताया गया. इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इशू ये बस याद रखना कि खालिस्तानी सेपरेटिज्म, या अगर आप GS1 की बात करो तो GS1 में रीजनलिज्म एक टॉपिक है तो उसमें ये खालिस्तानी सेपरेटिज्म आ जाएगा. बाकी GS2 में इंडिया US रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो आप ये खालिस्तानी सेपरेटिज्म का इशू लिख सकते हो, या इंडिया कनाडा रिलेशंस. बहुत कम चांसेस है कि GS2 में इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा. तो अगर इंडिया कनाडा रिलेशंस पर आए तो ये वाला इशू तो आपको लिखना ही लिखना है कि कनाडा कैसे अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्राइमेसी देता है ओवर जो इंडिया के यहाँ पर कंसर्न्स हैं. मणिपुर UNLF बिट्स फेयरवेल टू आर्म्स. तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी ये GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी में फॉलो होता है. अब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, ये टॉपिक आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है. अभी मणिपुर का एक UNLF जो ग्रुप है इसने एक्चुअली पीस एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट के साथ. तो अभी ये एक ही ग्रुप है जिसने साइन किया. इसके अलावा एक और है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसने अभी तक कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया है. तो इन द फर्स्ट नोन इंस्टेंस ऑफ अ वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप फ्रॉम मणिपुर एंटरिंग इनटू अ पीस पैक्ट विद द सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट सेड वेडनेसडे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, अ मैतेई इंसर्जेंट आउटफिट हैज साइंड अ पीस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर. तो अगर हम एक्चुअली इसकी बात करें तो ये सेसेशन चाहता था, लेकिन अभी इसने अपने जो भी हथियार हैं ये वापस दे दिए हैं और यही कहा है कि हम चाहते हैं कि पीस की तरफ बढ़ा जाए. एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट 2008 में भी साइन हुआ था, लेकिन जो गवर्नमेंट है इस एग्रीमेंट से बाहर आ गई थी क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो दो ग्रुप्स हैं इनमें से ये एजिटेशन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अगेंस्ट फॉरेस्ट एनक्रोचर्स. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, तो उस समय चांसेस थे कि इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नहीं आया था. तो क्वेश्चन बहुत वाइड आएगा अगर आएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए. तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एंड प्रॉब्लम्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. गोल्स डिरेल्ड, वर्ल्ड मीट्स इन दुबई टू ब्रिंग क्लाइमेट ऑन ट्रैक. तो COP28 की मीटिंग हो रही है दुबई में, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं अटेंड करने. तो यही कहा गया है कि जो भी इंडिकेशंस है वो यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करना बहुत डिफिकल्ट है. तो ऑल इंडिकेशंस आर दैट टाइम वे हैव ऑलरेडी रन आउट एंड यहाँ पर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखने के लिए, ये शायद ही अब हो पाए. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर होप तो है ही, ग्लिमर ऑफ होप. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल करेंगे दुबई फॉर द COP28. मोदी हु विल मेक एन अपीयरेंस एट द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड टाइम. इससे पहले पेरिस 2015, देन ग्लासगो 2021 में गए थे एंड अभी दुबई की मीटिंग में जाएंगे. फिर ये बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कीनली अवेटेड आउटकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज एन एग्रीमेंट कि कैसे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाए बाई 2030. नेक्स्ट है वी मूव्ड अ माउंटेन. तो एक्चुअली जो वर्कर्स फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कैसे माउंटेन को मूव किया गया वो बताया गया. तो दीपावली इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स, लेकिन ये जो 41 वर्कर्स थे जो ट्रैप थे ये इस फेस्टिवल को नहीं मना पाए. द लॉन्ग ऑर्डियल दैट फॉलोड वॉज वॉच्ड बाई द होल नेशन विद बेटेड ब्रेथ एंड डीप कंसर्न. की फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर अटैम्प्ट किया गया हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स का यूज़ करेंगे, फेल हो गया. फिर ऑगर ड्रिलिंग मशीन तो उसका जॉइंट टूट गया. उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो लास्ट के 10-15 मीटर थे तो रेड होल माइनर्स को बुलाया गया जिन्होंने एक्चुअली मैनुअली डिग किया
कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया वर्कर्स के साथ, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिट्स यहाँ पर ऊपर रही, वो डीमोटिवेटेड नहीं हुए। 5 मोर प्लान्स यहाँ पर किए गए कि वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल टनल बनाएंगे, ड्रिफ्ट इनसाइड द टनल एंड ओपनिंग द टनल फ्रॉम द बारकोड एंड। जो यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने पासिबल रोड्स बना दिए कि यहाँ पर सारे इक्विपमेंट वो प्लेस कर सकते हो। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, सब लोग लगे हुए थे। एवरी रिसोर्स फ्रॉम एक्सपर्टीज टू एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ पर लगाया गया। एक्सपर्टीज वॉज सोर्स्ड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इवेंचुअली सेवरल फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। एवरी टाइम वी वर क्लोज टू द सक्सेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती, जैसे कि ऑगर मशीन का यहाँ पर जॉइंट टूट गया, तो इवेंचुअली ऑगर फेल्ड आफ्टर ब्रिंगिंग अस क्लोज टू द अदर एंड विद अबाउट 10 मीटर्स स्टिल टू गो। एंड उसके बाद रेड होल माइनर्स को बुलाया गया, जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेसेस में मैनुअली डिग किया पूरा। तो with these multiple agencies and a wide spectrum of experience from rat hole miners to foreign experts, the task of coordination को handle किया गया by the Secretary Ministry of Road Transport and Highways. Though many agencies helped make it happen, courage and tenacity of the rat hole miners and those जो कि घंटों तक काम करते रहे, एक्चुअली इन्होंने 27 घंटे लगातार मैनुअली ड्रिल किया, जिसकी वजह से ये जो वर्कर्स हैं निकल के आ पाए। ये ट्रूली इंस्पिरेशनल है। अब नेक्स्ट में ये बताया गया कि फाइनली लाइट, ये बाहर तो आ गई, लेकिन हमें इससे सीखना क्या चाहिए। तो द फ्रेज ऑल ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स डजंट डू जस्टिस टू द इंटेंसिटी एंड द पेन टेकिंग 17 डे रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि उत्तरकाशी टनल कोलैप्स में हुआ। इवन इन अ कंट्री टीमिंग विद द टेल्स ऑफ होप एंड डिस्पेयर, इट इज़ रेयर कि हमें ऐसी सॉलिडारिटी एंड ऐसा कोऑपरेशन देखने को मिले। तो अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स थे, कुछ यहाँ पर यूपी के थे, कुछ वेस्ट बंगाल के थे। तो सिल क्या रहा, बारकोड टनल पार्ट है चारधाम परियोजना का, ठीक है। एंड आप हिमालयस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो टनल कोलैप्स जब लैंडस्लाइड हुई एंड उसके बाद रेस्क्यू एफर्ट शुरू किए जाते हैं। द ऑपरेशन हैड टू कीप अ होस्ट ऑफ रिस्क इन माइंड वाइल इंश्योरिंग कि जो ट्रैप्ड मैन है उनकी भी सेफ्टी रहे एंड जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनकी भी सेफ्टी रहे। बाई डे 10 देयर वर 5 वायबल ऑप्शंस कि यूएस में डॉग और मशीन आई। दिस वॉज थॉट कि क्विकेस्ट वे होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जॉइंट था ये टूट गया वाइल ड्रिलिंग। द चारधाम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना है जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है हिमालय। कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट आर एसेंशियल टू द रीजन, लेकिन हमें सोच समझ कर डेवलपमेंट करना है कि सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए एंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी होने चाहिए। द रेस्क्यू ऑपरेशन कैन ऑल्सो सर्व एज अ ब्लू प्रिंट कि फ्यूचर नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट हो सकते हैं। फाइनली द उत्तरकाशी टनल कोलैप्स हैज वंस अगेन टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द इनविजिबल माइग्रेंट वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल कोविड में हमने देखा था कि इनविजिबल माइग्रेंट वर्कर्स हमें तब विजिबल हुए थे कि एक्चुअली इनके क्या क्या कंसर्न है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो लास्ट टाइम दे ड्रू द नेशंस अटेंशन वाज बिकॉज ऑफ द travels during the lockdown in the pandemic. From those trapped to those who rescued them are arduous stories of being away from home amid unsafe working conditions and the precarity of existence, जो कि अनरिकॉग्नाइज जाती है। तो एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम को भी गवर्नमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। IBC लूज एंड्स, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के बारे में बताया गया है कि ये कैसे अच्छा था, लेकिन ये अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतर पा रहा है। तो 2016 में IBC लेकर आया गया नया रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की पोजीशन स्ट्रेंथन होती है एंड जिनकी यहाँ पर कंपनीज उनको भी डर लगने लग गया कि हो सकता है कि कंपनी का कंट्रोल चला जाए, जिसकी वजह से उनके पास भी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव था कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें। फिर ये बताया गया कि कितने सारे केसेस को यहाँ पर एडमिट किया गया, बहुत सारे केसेस को पहले ही विड्रॉ कर दिया गया एंड IBC में एडमिशन तक नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें तो इससे पहले जो हमारा प्रोसीजर था उसमें 4.3 ईयर्स लगते थे इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी 653 डेज लगते हैं। दो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 270 डेज लगने चाहिए एंड मैक्सिमम 270 to 330, लेकिन 653 डेज लग रहे हैं। इन केसेस ऑफ लिक्विडेशन 55% में 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वाइल सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू टाइटन द कोड एंड इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग, लेकिन बहुत कुछ अभी भी करने की ज़रूरत है। स्टेपिंग अप टुगेदर, तो 365 डेज हो चुके हैं जब से इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी। तो इंडिया ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया वो हम देखते हैं। तो टुडे मार्क्स 365 डेज सिंस इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड वसुधैव कुटुंबकम की हमने स्पिरिट को रीजुवनेट किया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एज वी अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट ईयर, ग्लोबल लैंडस्केप ग्रैपल्ड विद मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस? कोविड से रिकवरी, क्लाइमेट थ्रेट, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, डेट डिस्ट्रेस एंड मल्टीलेटरलिज्म भी वीक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कंट्री हैं वो प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अज्यूमिंग द G20 चेयर, इंडिया जो है ये एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करना चाहता था कि हमें GDP सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस की तरफ शिफ्ट करना है। Inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive. These 4 words defined our approach as G20 president, and the New Delhi Leaders Declaration, unanimously adopted by all G20 members, is testimony to our commitments to deliver on these principles.
फिर अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन होता है G20 में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। तो ग्लोबल साउथ एक्चुअली क्या है, तो जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। इंक्लूसिविटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज डोमेस्टिक अप्रोच टू G20 एंड पीपल्स प्रेसिडेंसी बनाई, जन भागीदारी हुई यहाँ पर लोगों की। At the critical midpoint of the 2030 agenda, India derived the G20 2023 action plan to accelerate progress on the SDG। एक की एरिया जो कि इस प्रोग्रेस को ड्राइव कर रहा था वो था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने वैसे भी एक रिवॉल्यूशन ला दिया है, हमारे पास UPI है। द डिक्लेरेशन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में फोकस करता है। फर्दर द डिक्लेरेशन एंड डिस्कोर्स आर कमिटमेंट की क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी होना चाहिए एंड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं एक्चुअली पैसे दें डेवलपिंग कंट्रीज को एंड इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। द पावर ऑफ डिफीट, ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको पढ़ना है सिर्फ तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। एक्चुअली क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जैसे कि हमें डिफीट हुआ, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम थी, ये हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम थी जिसकी वजह से वो जीती, उनके पास ज़्यादा प्लानिंग थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो तो आप उस बात को कंसिडर ही मत करो। तो ये सब एक्चुअली ऑथर ने बताया कि येट वी डू नॉट सीम ए सेल्फ एश्योर्ड अबाउट आवर डिफीट्स एज वी आर अबाउट आवर विक्ट्रीज। मे बी इन द लॉन्ग आर्क ऑफ ए स्पोर्टिंग हिस्ट्री आवर विक्ट्रीज आर स्टिल सो न्यू, कि हम जीत जाते हैं हम उसको तो इतना बताते हैं, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स ₹4,000 करोड़ स्कीम फॉर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो PVTG के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो PVTGs के बारे में जो भी आपको पता है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो स्कीम है इसमें पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे, मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसे स्कीम में। इंडिया एट द क्लाइमेट समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं COP28 को अटेंड करने। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन जो हमारे पर कैपिटा एमिशंस है वो बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इंडिया एक क्रूशल प्लेयर है इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कमेंसुरेट विद इट्स राइजिंग इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड द जियोपॉलिटिकल अफेयर्स। इंडिया इंक्रीजिंगली प्रोएक्टिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP15 अटेंड की, COP26 अटेंड की, एंड दिस COP को भी वो अटेंड करने वाले हैं। COP8 इंडिया ने होस्ट की थी, तो शायद आपको पता ना हो, COP8 दिल्ली में हुई थी। तो COPs यूज्ड टू बी मच सिंपलर अफेयर्स एंड उस समय ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं आते थे, बस ये क्लाइमेट नेगोशिएटर्स एंड कुछ एनवायरनमेंट मिनिस्टर आ जाते थे, दैट्स इट। लेकिन अभी हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं। ओन टू इट्स साइज एंड पॉपुलेशन इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर है। इंडिया के एमिशन 4-fold हो चुके हैं अगर हम 1970 से कंपेयर करें, एंड 40% जो हमारे एमिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट से 10% आते हैं। लेकिन पर कैपिटा एमिशंस के बेसिस पर हमारे एमिशंस बहुत कम है। इंडिया एट कॉप्स हिस्टोरिकली, तो राइट फ्रॉम द 1992 रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, जिसके बाद UNFCCC आता है, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो बर्डन ऑफ क्लाइमेट एक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनलिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ना फॉलो, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इन्होंने इतना पॉल्यूशन फैलाया, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो अभी तक डेवलपमेंट ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप इनसे कैसे कह सकते हो कि आपको एमिशंस कंट्रोल करने हैं। तो वन ऑफ द फाउंडेशंस विद द UNFCCC ये था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल लगातार डाइल्यूट हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल में ये प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया गया था, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल एक तरीके से फेलियर ही रहा। उसके बाद हम पेरिस एग्रीमेंट में जाते हैं जिसमें हर कंट्रीज को INDC सबमिट करनी पड़ती है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेकिन कोई मैंडेटरी टारगेट्स नहीं होते। बस इसमें एक डिमार्केशन ये है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एमिशन कट्स के भी टारगेट देने होते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को एमिशन कट्स के टारगेट देने के ऊपर देना कोई ज़रूरी नहीं होता। इंडिया एट द रीसेंट COPs, तो 2021 ग्लासगो मीटिंग में जो फेज आउट करने की बात की गई थी कोल को, तो हमने उस वर्ड को चेंज कराकर फेज डाउन कराया था। इन इट्स अपडेटेड NDCs एंड हमारे पंचामृत गोल्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली जो हमारे NDCs हैं वो ये थे कि जो एमिशंस पर यूनिट ऑफ GDP है इसको बाई 33% टू 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स। 40% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। रिन्यूएबल में इन 2030 कंसिस्ट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 2.5 to 3 बिलियन टन हमें एडिशनल कार्बन सिंक को क्रिएट करना है। फिर हमने इसको अपडेट किया। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर CDRI एंड मिशन लाइफ। तो ये हमारे इनिशिएटिव्स है जो कि हमने प्रपोज किए थे। अब इंडिया के कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया का स्टैंड है वही स्टैंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो G77 हो गया, ये बस नाम का G77, इसमें 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। एक बेसिक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना है, विच हैज़ इमर्ज्ड एज अ पावरफुल वॉइस। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉट इज नोन एज द लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज।
जिसमें 20 लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया की रेड लाइन्स ये हैं कि आप फेज़ आउट करने की बात नहीं कर सकते हो एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। एग्रीकल्चर से एमिशन कट की हमसे उम्मीद मत करना, क्योंकि हम फार्मर्स के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहते हैं। एग्रीकल्चर से मीथेन का एमिशन होता है एंड जिसकी वजह से हम किसी ऐसे एग्रीमेंट के पार्ट भी नहीं बनते हैं जिसमें एग्रीकल्चर से एमिशंस कट करने की बात की जाती है। तो यही बताया गया इसमें। हिस्ट्री ऑफ UNLF मेतई इंसर्जेंट ग्रुप दैट साइन पीस डील विद सेंटर। तो हमने फर्स्ट पेज पर एक्चुअली देख लिया। यहाँ पर बस ये बताया गया कि UNLF को नवंबर 24, 1964 में बनाया गया था। ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, जो कि अलग है अगर हम नागा डोमिनेटेड एंड कुकीजोमी डोमिनेटेड हिल्स को देखें। ये क्यों बना था? क्योंकि ये चाहते थे कि मणिपुर का सेसेशन फ्रॉम इंडिया। लीडरशिप यहाँ पर किसकी थी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर पीस पैक्ट साइन कर लिया गया है। और ये जो UNLF है एक्चुअली इसको ट्रेनिंग मिली थी फ्रॉम द NSCN इसाक मवैया। तो NSCN इसाक मवैया के साथ 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ था एंड उसके बाद दोबारा एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन NSCN की कुछ अलग ही डिमांड है कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक अलग फ्लैग चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मान सकती, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा है। जो लार्जेस्ट नागा इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN इसाक मवैया। देयर आर नाउ 2 फैक्शंस ऑफ द UNLF एंड ज्वाइंटली गवर्नमेंट एस्टिमेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्डर्स इनके होंगे 400-500। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है मणिपुर की वैली एरियाज है एज वेल एज सम विलेजेस इन द कुकीजोमी हिल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लोबल मरीन लाइफ ऑन द मूव ड्यू टू ओशंस वार्मिंग। तो एक्चुअली जो यहाँ पर मरीन लाइफ इक्वेटर में होगी, अब यहाँ पर ज़्यादा वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो राइजिंग सी टेम्परेचर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज़ जो हैं ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं एंड इसको बोला जाता है ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट। तो दिस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द मेडिटेरेनियन सी एंड इसको ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट बताया जाता है। तो बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मरीन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पर। जो श्रीलंका है डिफ़ॉल्ट कर गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, तो इसका जो डेट है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है। तो श्रीलंका हैज़ बीन ट्राइंग टू रीच रीस्ट्रक्चरिंग डील्स विद क्रेडिटर्स सिंस लास्ट ईयर, जब इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था अपने फॉरेन डेट पर और इसके पास जो फॉरेस्ट रिजर्व थे रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए थे। द पैक्ट विद क्रेडिटर नेशंस कम्स अ मंथ आफ्टर द आइलैंड नेशन ने एक डील की थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना, जो कि कवर कर रहा है $4.2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। तो सबसे ज़्यादा डेट जो है इसके पास ये एक्चुअली चाइना का ही है। रशिया वर्किंग ऑन लॉ रिक्वायरिंग फॉरेनर्स कि आपको लॉयल्टी पैक्ट साइन करना होगा। तो जो फॉरेनर्स हैं ये स्टेट पॉलिसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, सोवियत हिस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं एंड जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ हैं उसको एक कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सारे करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। सारा प्रीलिम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सारा मेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। 16th फाइनेंस कमीशन कि जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया है, तो फिर आपको अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि पब्लिक ही नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन के क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। तो फॉर एग्जांपल ये कहा गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। फिर यहाँ पर स्टेट्स ने कहा कि ऐसे आप पूरी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कैसे ख़त्म कर सकते हो, तो सडन विड्रॉल नहीं किया गया था। बाकी इससे पहले जो पॉपुलेशन डेटा यूज़ किया जाता था वो 1971 का यूज़ किया जाता था। 15th फाइनेंस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में 2011 के पॉपुलेशन डेटा को यूज़ करने की बात की गई थी, जिसकी वजह से हमें सदर्न स्टेट से थोड़ा प्रोटेस्ट टाइप का देखने को मिला कि आप 2011 का डेटा यूज़ करो। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो कम हो गई है, तो इसका मतलब ये जो नदर्न स्टेट्स उनको ज़्यादा यहाँ पर टैक्स डिवॉल्यूशन होगा। तो उसके बाद एक और यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस ऐड कर दिया गया था कि अगर आपने यहाँ पर पॉपुलेशन कम करने के लिए मेजर लिए हैं तो उस बेसिस पर भी यहाँ पर टैक्स दिया जाएगा, दो उसका परसेंटेज थोड़ा कम था। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो एंड इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द टॉपिक्स, तो ये आप बाय कर सकते हो दिसंबर मंथ के लिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।